मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मनोज जी, आज के इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी जी, और अभी अभी जो सूत्र संचालन का काम कर रहे थे विनय जी, शशिकला जी, और इस माननीय श्रीधर जी, श्रीकांत जी, मेरे सामने बैठे हुए तमाम लोग जिनको मैं पहचान रहा हूँ। बहुत दिनों बाद, बहुत लंबे समय पर बाद आप सब से मिलकर देखकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। ये सबसे पहले मैं विनय जी की बात को सुधार दूं कि इन्होंने कहा कि 90 वर्ष की आयु है, मेरी आयु 91 वर्ष की है। इस सुधार के बाद बहुत माखनलाल जी के ऊपर न जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं, न जाने कितने लोगों ने उनके जीवन का वर्णन किया है। उनकी जन्म की तिथि 4 अप्रैल बताई जाती है, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो दरअसल 12 अप्रैल है। तो 12 अप्रैल है तो 10 अप्रैल को हम लोग मिल रहे हैं, तो उसके नज़दीक है। माखनलाल जी का जैसा जीवन था, जिस दौर के वो संपादक थे, वो दौर एक बहुत ही अलग किस्म का दौर था भारतीय इतिहास में। मैं उनको और उनके समकक्ष कई ऐसे संपादकों के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है, जाना है, जिन्होंने इस देश की राजनीति को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की सभ्यता को, इस देश के साहित्य को ऊंचा उठाने के लिए बहुत कुछ काम किया है। और मैं जिन 4 संपादकों के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे, वो चारों संपादक उसी कालखंड के थे जिस कालखंड में माखनलाल जी थे, अर्थात 1920 के आसपास के वर्षों में। 1920 का वर्ष ये माना जाता है, भारतीय पत्रकारिता में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। पूरी भारतीय पत्रकारिता पर एक बहुत ही सुंदर पुस्तक समग्र भारतीय पत्रकारिता नाम से आदरणीय श्रीधर जी ने लिखी है। 3 खंडों में है वो पुस्तक, जिसमें 168 वर्षों का पूरा विवरण है, पूरी भारतीय पत्रकारिता का चित्रण है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसा अभी विनय जी ने बताया, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम। माखनलाल जी के व्यक्तित्व के बारे में ये जान लिया जाए कि वो केवल पत्रकार नहीं थे, वो केवल साहित्यकार भी नहीं थे, वो एक योद्धा थे, वो एक संत थे।
और उनके बारे में जो वर्णन पुस्तकों में आया है कि वो एक ऐसे योद्धा थे जिनको सब लोग बहुत प्यार करते थे और वो कुछ भी कहीं भी बात साहस के साथ कहते थे। बाबई जैसे छोटी जगह में जिनका जन्म हुआ, बाद में वो खंडवा चले गए। माखनलाल जी का जहाँ छोटा कस्बा था बाबई, उस बाबई कस्बे के दर्शन करने के लिए महात्मा गांधी आए थे, इसका समझ लीजिए। और माखनलाल जी नहीं चाहते थे कि गांधी जी बाबई आए। गांधी जी उनसे रास्ते में पूछते हैं कि कितना बड़ा है कस्बा तुम्हारा? तो माखनलाल जी कहते हैं कि छोटा सा है। कितनी आबादी होगी? 2-3 हज़ार होगी। वो चाहते थे कि गांधी जी लौट जाएं। उसके बाद वर्णन ऐसा आता है कि 2 सवाल पूछ के गांधी जी सो गए, और जब नज़दीक आया बाबई तो फिर चैतन्य होकर बैठ गए और फिर उन्होंने बाबई का वर्णन शुरू किया। बाबई में तो नहीं, लेकिन खंडवा जो उनकी कर्म भूमि थी माखनलाल जी की, वहाँ मिलने के लिए उनसे देश का शायद ही कोई ऐसा राजनेता हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो जो ना आया हो। हम जानते हैं कि खंडवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और खंडवा में 2 चीज़ें मशहूर हैं। एक माखनलाल जी की समाधि जहाँ वो रहते थे, और दूसरे वो संगीतकार वहाँ के थे, किशोर कुमार अशोक कुमार का परिवार। हाँ। तो गांधी जी 1911 की बात है, माखनलाल जी को पहचानने का काम सबसे पहले किया था आदरणीय सप्रे जी ने। सप्रे जी ने माखनलाल जी का एक लेख पढ़कर, और वो खंडवा आए थे और मिलने के लिए आए थे कि इतना सुंदर लेख किसने लिखा है। उसके बाद उन दोनों लोगों का जो संपर्क बना। और सप्रे जी कौन थे? सप्रे जी एक बहुत बड़े पत्रकार थे। पत्रकार तो उनको कहना बहुत छोटा होगा, वो एक बड़े दिशा नायक थे। वो बहुत रत्नों के पारखी थे। सप्रे जी मराठी थे, लोकमान्य तिलक के शिष्य थे। लोकमान्य तिलक हिंदी भारतीय पत्रकारिता और भारतीय राजनीति के एक ऐसे रत्न थे जिनके पीछे पूरे देश के पत्रकार और दुनिया घूमती थी। सप्रे जी तिलक जी को मिलने के लिए पूना जाते थे। पूना में उनसे लोगों ने पूछा कि सप्रे जी आप तो मराठी हैं, आप हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? पुणे में तो मराठी लोग रहते हैं, आप मराठी की सेवा कर सकते हैं। तो सप्रे जी उनको जवाब देते हैं कि हाँ, ये ठीक है कि मराठी मेरी मातृभाषा है, लेकिन मैं अपने मौसी के घर में पला हूँ और हिंदी मेरी मौसी है। तो माँ की सेवा करने वाले लोग तो आप सब लोग हैं ही हैं यहाँ। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ी मौसी की सेवा भी कर लूँ। तो इस तरह के पत्रकार थे सप्रे जी। उस तरह के पत्रकार थे जिनके बड़े भाई सरकारी नौकरी में थे,
जिन्होंने लिख दिया था जिलाधिकारी के दबाव पर सप्रे जी को एक पत्र कि ये आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए, सरकारी दबाव था। सप्रे जी जानते थे इस बात को। सप्रे जी जेल से छूटे तो घर नहीं गए। बड़े भाई को कहा कि मैं घर नहीं आऊंगा। रास्ते घूम घूम करके रास्ते में भिक्षा मांग के भोजन करते थे वो। पैर में चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहनते थे। ये उस दौर के जो साहित्य संस्कृति के लोग थे उनका चरित्र बता रहा हूं। कैसे लोग थे वो, क्या पहुंच थी उनकी, क्या पहचान थी उनकी। और माखन लाल जी से जुड़ना हो, करमवीर के, उसको एक लंबी कहानी है। तो उस दौर में जिन 4 पत्रकारों की बात मैं कर रहा था उसमें सप्रे जी, माखन लाल जी और तीसरे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में थे और माखन लाल जी के दोस्त थे, बहुत अंतरंग दोस्त थे और दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे कभी। और गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय सरस्वती में काम करते थे। सरस्वती हिंदी भाषा की एक ऐसी पत्रिका थी जिसको पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी निकालते थे। और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रेलवे की अपनी नौकरी छोड़ दी थी सरस्वती के लिए और इलाहाबाद आ गए थे। उनके साथ गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि हम लोग राजनीति से अलग हैं, हम लोग थोड़ा राजनीति में नहीं पड़ेंगे। केवल इस बात पर कि वो राजनीति से अलग हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने बड़ी विनम्रता से सरस्वती छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हमारी आज की जो देश की स्थिति है उसमें हम राजनीति छोड़ के कैसे जा सकते हैं। और गणेश शंकर विद्यार्थी की जो पत्रिका प्रताप जो निकालते थे वो, उसके ऊपर बड़ी बड़े मोटे अक्षरों में लिखा रहता था, बहुत सुंदर, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिख के ही दिया था, जिनको उन्होंने निज गौरव निज देश का, याद है आपको। तो इन 4-5 सारे ऐसे लोग थे जिनके नाम मैंने गिनाए। ये सब ऐसे लोग थे जिनके सामने इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश की। माखन लाल जी जब जेल में बंद थे तो जेल, क्योंकि सबसे मशहूर कविता जो है पुष्प की अभिलाषा, वो आज तक पढ़ाई जाती है, शायद अभी पढ़ाई जाती होगी। अज्ञे जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो उस पत्र उस गीत को मुझे पढ़ता था और मैं जेल में था तो मुझे लगता था कितना महान कवि होगा जिसने इस लिखा, पुष्प की अभिलाषा को। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर जाने जाए मातृभूमि पर शीश चढ़ाएं, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो गणेश के विद्यार्थी जी ने लिखा है, नहीं अज्ञे जी ने लिखा है कि उस पथ पर देना तुम फेंक देना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, जिस पथ पर जा रहे हैं इतने वीर। तो इस तरह के लोग, इस तरह के जो कवि थे, इस तरह के जो साहित्यकार थे, ये अद्भुत किस्म के लोग थे। इसी श्रृंखला में एक 5वें संपादक भी थे जिनका नाम था, जो कल्याण के संपादक थे,
जिनका नाम था पंडित ने हनुमान प्रसाद पोद्दार। हनुमान प्रसाद पोद्दार उस कल्याण की जन्म शती वर्ष चल रहा है, 100 साल कल्याण के पूरे हो गए। और सन 26 में पोद्दार जी महात्मा गांधी से मिले थे और महात्मा गांधी से कहा था कि बापू, हम एक धार्मिक पत्रिका निकालने जा रहे हैं और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। पोद्दार जी भी पहले बंगाल में रहते थे, बंगाल में से क्रांतिकारी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, अरविंदो वगैरह के साथ रह चुके थे, जेल में रह चुके थे। तो बापू ने उनसे कहा कि मेरी बात सुन, मान लोगे तुम? तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये करना कि कोई विज्ञापन मत छापना अपने पत्रिका में, और दूसरी बात कि किसी पुस्तक की समीक्षा मत छापना। आज तक कल्याण में किसी पुस्तक की समीक्षा नहीं छपती और कोई विज्ञापन नहीं छपता। अभी हाल में 100 साल पूरे होने पर संस्कृति मंत्रालय ने ये इच्छा जाहिर की थी कि 100 साल पूरे हो गए हैं, हम कुछ पैसा देना चाहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर को। प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले थे, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने मना कर दिया कि आप आइए, आपका स्वागत है, आपका भाषण है, बहुत अच्छा है, हम कोई दान नहीं लेते। वो उस तरह के नियम वाले थे। पोद्दार जी की ये विशेषता थी कि उनके पास जो पत्र आते थे, उस पत्र में, किसी पत्र में, जिस पत्र में उनकी प्रशंसा लिखी रही होती थी, तारीफ उनकी की जाती थी, उस पत्र को फाड़ के फेंक देते थे। उनके साथ एक उनके जो पिए थे, जो पत्रों को फाड़ फाड़ के देते रहते थे, दुजारी जी, वो देखते रहते थे कि पत्र फाड़ के फेंक दिया। दुजारी जी की इच्छा होती थी कि हम पत्रों को रख लें, संग्रहण कर लें, लेकिन वो पोद्दार जी की नज़र भी देखते रहते थे, तो वो फाड़ के फेंक दिया करते थे। लेकिन उनकी थोड़ी नज़र बचा के दुजारी जी ने कुछ पत्र बचा लिए थे। एक बार मैं गोरखपुर गया था, तो दुजारी जी तो दिवंगत हो गए, उनके एक पुत्र दुजारी जी हैं अभी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जी को, पोद्दार जी को भाई जी कहते थे लोग, भाई जी के कुछ पत्र हैं, आप देखना चाहेंगे? मैंने कहा ये तो बड़ा बड़ा सौभाग्य होगा। तो वो पत्रों को मैंने देखा, इतने अद्भुत पत्र हैं। देश का कोई ऐसा साहित्यकार नहीं है जिसको पोद्दार जी ने जिससे लिखवाया ना हो। उस समय के जितने प्रचलित प्रेमचंद जी प्रसाद जी, और प्रेमचंद जी प्रसाद जी तो सीधे पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, उसके अलावा हिंदी के जितने बड़े साहित्यकार लेखक थे, सबको लिखते थे। एक पत्र उन्होंने लिखा है बनारसी दास चतुर्वेदी को, और लिखा कि चतुर्वेदी जी, अगला अंक हमारा ईश्वरांक होगा, ईश्वरांक पर के लिए आपका एक लेख चाहिए हमको। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने उनको लिख के भेजा कि आपने गलत आदमी को लिख दिया है, मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं, मेरे तो ईश्वर पर कोई श्रद्धा नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके बारे में। तो उन्होंने लिखा कि आप इसी पर लिखिए कि आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते। और लिखवाया उन्होंने। तो उन पोद्दार जी को एक बार पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में चले गए। दिल्ली जाकर के वो गृह मंत्री बन गए। तो पोद्दार जी के पास एक फ़ोन आया दिल्ली से कि मैं गोविंद वल्लभ पंत बोल रहा हूँ और मुझे आपसे मिलना है।
और परसों मैं गोरखपुर आ रहा हूँ। आप बताइए आप कहाँ मिलेंगे, आपका घर का पता हमारा हमको। तो पोद्दार जी ने उनको फ़ोन कर कहा कि देखिए मेरा घर बहुत छोटा है और आप मंत्री हैं, आपके साथ फौज फाटा होगी, तो आप कहाँ रुकेंगे वहीं बता दीजिए, वहीं मैं चला आता हूँ। आप तो पोद्दार पंत जी आए, स्टोरी बता रहा हूँ आपको। पंत जी आए, पंत जी ने उनको फ़ोन कर कहा कि मैं आ गया हूँ, तो उनका मैं आ गया हूँ। पोद्दार जी उनके घर पहुँच गए। पंत जी ने उनको एक पत्र दिया। वो पत्र किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पोद्दार जी को लिखते हैं कि मैंने नेहरू जी से बात कर लिया है, ये 57 की बात है, अगले साल से हम लोग पुरस्कारों की श्रेणी शुरू कर रहे हैं, पद्मश्री वगैरह। तो एक सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। इस साल हम लोगों ने यह तय किया है कि भारत रत्न पुरस्कार सरकार आपको देना चाहती है, और मेरी बात मान लीजिएगा, मना मत करिएगा। और पत्र पढ़ करके पोद्दार जी खड़े हो गए। पोद्दार जी ने कहा कि पंत जी आप भी, और बाबू जी उनको कहते थे, राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र बाबू ये दोनों मेरे लिए बहुत महान हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि देश में ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता, तो मैं तो भारत रत्न नहीं स्वीकार करूंगा। और पंत जी वो लेके दिल्ली चले गए, और पंत जी से उन्होंने कहा कि आप दिल्ली पहुंच जाइएगा तो कुशल क्षेम का पता दीजिएगा। तो पंत जी ने दिल्ली से पहुंच के एक चिट्ठी लिखी पोद्दार जी को कि पोद्दार जी मैं मिल के आ गया हूँ, दिल्ली से आ गया हूँ। रास्ते भर मैं ये सोचता रहा कि मैं इतने बड़े आदमी को क्या देने गया था, भारत रत्न। न जाने कितने भारत रत्नों से आप पढ़े हैं, न जाने कितने भारत रत्नों से आप बड़े हैं, मैं आपको भारत रत्न देने गया था। मुझे अपने पर शर्म आ रही थी। ये उन सब पत्रों में है जो मुझे मिले हैं। तो इस तरह के लोग थे। इतने बड़ी, सुमित्रानंद पंत इलाहाबाद में थे, सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार मिला, ये पद्म भूषण। और उसी साल टंडन जी को भारत रत्न मिल गया था। टंडन जी इलाहाबाद के थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस से हट चुके थे वो। तो टंडन जी पत्र लिखते हैं उनको कि मेरे जैसे आदमी को भारत रत्न क्या देना का क्या मतलब। सुमित्रानंद पंत को तो आपने छोटा सा पुरस्कार दे दिया, इसको लौटा दीजिए, इसको ये भारत रत्न पंत जी को दीजिए। इस तरह के लोग। तो इस पूरे उस युग में, जिस गांधी युग की बात करते हैं, जिस तरह के संपादक थे, जिस तरह के लोग थे, जिस तरह के नैतिक स्तर के लोग थे, वो एक अद्भुत किस्म के लोग थे। उनके बीच में माखनलाल चतुर्वेदी जैसे, माखनलाल चतुर्वेदी भी राजनीतिक पत्रकारिता थे, गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह। वो राजनीति में थे नहीं, वो कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे चतुर्वेदी जी। ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने उनको कहा कि ऑल इंडिया के ओर से एक लिस्ट बना रहे हैं हम कि मध्य प्रदेश में महाकौशल उस समय बोला जाता था, महाकौशल के कुछ लोगों को इसमें शामिल करना है और कुछ नाम सुझाइए आप। माखनलाल जी ने उनको चिट्ठी लिख के भेज दिया, नाम सुझा दिया 4-5। सरदार पटेल किसी खास व्यक्ति को चाहते थे,
सरदार पटेल ने उनको सुझाया कि अगर ये भी हो जाते तो अच्छा रहता। तो माखनलाल जी लिखते हैं, आप तो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, आप ही बना दीजिए ना। मुझे समझ में आया था, मैंने भेज दिया, आप इसको काट के ठीक कर दीजिए। मैं उस आदमी को ठीक नहीं समझता जिसको आप सुझाव दे रहे हैं। माखनलाल जी लिखते, मैं उस आदमी को ठीक नहीं समझता, लेकिन आपकी मर्जी है, तो आप अध्यक्ष हैं, आप ऑल इंडिया कर लीजिए। तो अपनी बात कितनी स्पष्टता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ रखी जाती है, ये उस दौर के लोग थे। ये भारत की स्वतंत्रता के पहले के लोग थे। ये उन लोगों का जो नैतिक स्तर था, जो लोग ये जानते थे, चाहते थे कि कोई पत्रकार कुछ भी लिखता है तो लोकहित के लिए कोई ध्यान में रख लिखता है, कोई चीज उसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। तो ऐसे तमाम और भी नाम है मेरे सामने, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन ये उस दौर के पूरे पत्रकारों का चरित्र था। और ये चरित्र चला 1952 तक। 1950 में आज अखबार के संपादक थे बाबूराव विष्णु पराड़कर। पराड़कर जी इस पूरी टीम के सबसे मान्य थे। माखनलाल जी भी उनको मान्य करते थे और गणेश शंकर विद्यार्थी जी मान्य करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी तो बनारस जाते आते रहते थे और उनके सारे काम पराड़कर जी करते थे। उनके एक और मित्र लक्ष्मी नारायण गर्दे। तो ये पत्रकारों की ऐसी टीम थी जिन पर कोई भी देश, कोई भी सन 50 के बाद, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद, एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि संपादक पद पर जो आदमी था उसका स्तर गिर गया। स्वामी स्वयं संपादक बन गया, मालिक संपादक की परंपरा डेवलप हो गई। इस पर सब लोगों ने लिखा है। शिवपूजन सहाय ने लिखा है। शिवपूजन सहाय उस अखबार में मतवाला उस अखबार में काम करते थे जिसमें निराला जी काम करते थे। निराला जी उसमें काम करते थे, निराला जी कविताएं लिखते थे, शिवपूजन सहाय अखबार का एडिटर करते थे। शिवपूजन सहाय वो व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी लिखी थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति बनने के बाद शिवपूजन सहाय को पद्म भूषण सम्मान दिया। शिवपूजन सहाय उस समय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के सभापति थे। शिवपूजन सहाय दिल्ली पहुंचे नहीं। लोगों ने पूछा कि क्या दिल्ली क्यों नहीं आए आप, आपको राष्ट्रपति, कल राष्ट्रपति ने वो सम्मान तो दे दिया था, लेकिन दिल्ली तक पहुंचने के पैसा ही नहीं थे हमारे पास। दिल्ली तक पहुंचने का पैसा खर्चा वर्चा भिजवाते हो, तो हम पहुंच नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, पुरस्कार तो ठीक ही है, राष्ट्रपति ने याद किया, यही बहुत है। किस तरह के लोग थे, ऐसे ऐसे लोग थे उस दौर में। महात्मा गांधी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महात्मा गांधी मुख्य अतिथि थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, वो तो विश्वविद्यालय के संचालक ही थे। मदन मोहन मालवीय जी ने देश के और राजाओं से पैसा वैसा मांग के महाराजा बनारस से ज़मीन मांग ली उन्होंने,
और देश के और राजाओं से पैसा मांग लिया कि विश्वविद्यालय को चलाएंगे, और उन सब राजाओं को आमंत्रित किया वहाँ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, आप आइए। एनी बेसेंट अध्यक्षता कर रही थी और मालवीय जी सामने बैठे थे। मालवीय जी ने गांधी जी को भी बुला लिया था, तो गांधी जी को बोलने के लिए कहा। तो गांधी जी ने कहा कि, और लाट साहब तो गवर्नर भी थे, तो गांधी जी ने कहा कि मैं आज रास्ते से आ रहा था तो देखा मैंने ये लाट साहब की पुलिस इधर हटो बच्चों कर रही थी। हमने कहा भाई कौन आ रहा है, हटो बच्चों क्यों कर रहे हैं? तो पता लगा गवर्नर साहब आ रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ पुराने ज़माने में ये था होता कि कोई राजा वाजा जाते थे तो जनता खड़ी होकर जय जयकार करती थी, अभी हटो बच्चों कर रहे हैं तो हमको निकाल रहे हैं। तो गांधी जी उनसे, गवर्नर से पूछते हैं कि यही शिक्षा दी गई थी क्या आपको? और राजाओं से कहते कि ये पगड़ बगड़ बांध करके बैठे हुए हो यही सुनने के लिए? तो सब राजा नाराज हो गए, सब राजा नाराज उठ के चले गए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो अपनी बात कहूँगा, मुझे मालवीय जी ने बुलाया है और जब तक पूरी बात नहीं कह लूँगा उठूँगा नहीं। और ये दौर था, इस तरह के लोग थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हम देश में नैतिक स्तर क्या था। तो जब से संपादक मालिक के मन में जब से संपादक बनने की इच्छा पैदा हो गई, मालिक को ये लगा कि संपादक आखिर अखबार के ही नाम पर ये संपादक राज कर रहे हैं, मैं ही अखबार निकालता हूँ, संपादक मेरे नौकर हैं, तो मैं ही क्यों नहीं एंजॉय करूँ। मैंने मोरारजी देसाई को कहते हुए और बात करते हुए देखा है। मैं जनसत्ता अखबार में काम कर रहा था, जनसत्ता अखबार के जो मालिक थे गोयनका जी, तो गोयनका जी के यहाँ थोड़ा असंतोष था कर्मचारियों में। तो कर्मचारियों ने कहा कि हम लोग मुरारजी भाई के पास चलते हैं, मुरारजी गोयनका जी को कुछ कह देंगे तो हो जाएगा। तो टीम मुरारजी के पास गई। तो मुरारजी ने पूछा कैसे आए? उन्होंने कहा कि गोयनका जी से कुछ कह देते आप तो हम लोगों का कुल कल्याण हो जाता। तो मुरारजी ने कहा कि गोयनका बात तो सुनता नहीं, क्या कह दें उससे? अच्छा चलो कहते हैं। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया गोयनका जी को कि भाई तुम्हारे यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? ये जिसे आए हुए हैं यहाँ कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ पत्रकारों के ये नॉन जर्नलिस्टों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो कुछ ठीक करो ना। तो गोयनका जी उनके दोस्त थे। गोयनका जी ने पूछा कि ये दुष्ट आप क्या पहुंच गए क्या? अरे अभी कल ही तो तुमको हमने प्रधानमंत्री बनवाया है, तुम इनकी बात क्यों सुन रहे हो? अब आप स्तर की कल्पना कर सकते हैं कि किस स्तर के लोग थे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं पूरे। तो असली प्रॉब्लम, असली समस्या जिस बात पर सीधा जी की पूरी पुस्तक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो कारण क्या है हिंदी पत्रकारिता में नहीं, पूरी देश की पत्रकारिता में, उस पर राम बहादुर राय ने एक अच्छी सी टिप्पणी लिखी भी है।
कि जब मन के किसी व्यक्ति के मन के अंदर जब बड़ी महत्वाकांक्षा पलने लगती है, अपनी साधन सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है, तो उसका मन बहुत छोटा हो जाता है। उसका सुविधाओं को देखते हुए उसका मन सार्वजनिक हित के लिए नहीं लगता, बहुत छोटा होता है, और तब तमाम गलत काम होते हैं। तो स्वाधीनता के बाद सारी स्वाधीनता मूवमेंट के अखबार बंद हो गए। आज अखबार है वो कैसे चल रहा है आपको मालूम है। सारे पुराने मान्यताओं वाले अखबार बंद हो गए, नए मान्यताओं वाले अखबार, अब वहाँ संपादक या पत्रकार या उनकी नियुक्ति किस आधार पर होगी, मेरे लिए कहना ज़्यादा ठीक नहीं लगता, कि बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपकी सुविधा क्या है, आपकी पहचान किससे है, आपकी जान पहचान किससे है, अखबार को क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा। ये तो कुल मिलाकर बात माखनलाल जी पर यह है कि माखनलाल जी का उस देश के सारे नेताओं से संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन वो किसी की बात सुनते नहीं थे, किसी की बात मानते नहीं थे। जो न्याय में है, जो सत्य में है वही है, जो सत्य है, जो न्याय है वही होगा, चाहे जितनी कठिनाइयाँ आए, चाहे जितनी कठिनाइयाँ आए। तो ये उस पूरे दौर के लोगों को था। चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड में पंडित मदन मोहन मालवीय को गांधी जी ने फोन किया या पत्र लिखा कि चौरी चौरा कांड हो गया, इन लोगों ने गलती से सिपाहियों को थाने में बंद करके जला दिया और ये तमाम बच्चे फंसा दिए गए हैं। आप वकील हैं, आप कुछ करिए ना। तो मालवीय जी ने वकालत की उनकी, वो पुरानी वकालत की पढ़ाई उनकी काम आई, और ऐसी बहस की कि अंग्रेज जज, उसने इलाहाबाद में कहा कि तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो कि किस आदमी को वकील करके लाए हो, इसी के कारण तुम बच गए हो। और राजा सर रामपाल सिंह, 1902 की बात है, 1902 में 1902 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ते में। मालवीय जी की उम्र 22-23 साल की थी। मालवीय जी गए और उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि मैं भी बोलूँगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप भी बोलिएगा, हम बुलाएंगे आपको। तो मालवीय जी जाके बैठ गए, नाम बुलाया गया। मालवीय जी का जो भाषण हुआ दूसरे दिन कलकत्ता के अखबार में छपा कि भाषण तो केवल एक ही आदमी का हुआ, वो मदन मोहन मालवीय का। और मदन मोहन मालवीय को उस भाषण को सुनकर राजा रामपाल सिंह, काला कांकर के राजा थे, उन्होंने मालवीय जी से कहा कि आप इलाहाबाद में हैं, क्या करते हैं? तो मालवीय जी ने कहा कि हम कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक अखबार नहीं निकाल सकते? हम अखबार निकालना चाहते हैं, तो हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, आपको काला कांकर में आकर अखबार निकालना पड़ेगा। मालवीय जी मान गए, ठीक है। मालवीय ने एक शर्त रखी। मालवीय जी ने कहा कि देखिए आप तो हैं राजा और लंदन से लौट के आए हैं, तो लंदन वाली सारी बुरी आदतें भी होंगी आपको, दारू वारू पीने की हो शाम को। तो जिस समय आप
पीने वीने का क्रम करें, उस समय मुझे मत बुलाइएगा, ये शर्त है। और नहीं तो मैं उसी दिन इलाहाबाद चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान अखबार निकला, कितने बड़े बड़े पत्रकारों को हिंदुस्तान अखबार ने जन्म दिया। एक दिन राजा साहब का चपरासी आया कि साहब को बुला रहे हैं आपको। तो मालवीय जी ने पूछा साहब कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो शाम तो ड्रिंक कर रहे हैं। मालवीय जी ने उसी चपरासी के सामने अपना इस्तीफा लिखा और चले गए। और उन्होंने कहा कि देखिए आपने मुझे जो वचन दिया था उसका आपने उल्लंघन किया है, तो ये मेरा इस्तीफा है, मैं कल इलाहाबाद से आऊँ। तो राजा रामपाल सिंह फंस गए थे, कहने लगे अच्छा ठीक है, तो आप करेंगे क्या इलाहाबाद में? तो जो पैसा उनको राजा साहब देते थे, वो पैसा राजा साहब ने उनको एक तरह से स्कॉलरशिप की तरह दे दिया मालवीय जी को। लेकिन नैतिक स्तर क्या था उस समय हम लोगों का? तो आज की परिस्थिति के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो उस नैतिक स्तर तक तो पहुंचना मुश्किल है। हम आज की जिस पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का है। और टेक्नोलॉजी ने जितने बड़े बड़े करतूत कर रही है, अभी मैं आज तिवारी से कह रहा था कि एआई ने जो करिश्मा किया है और एआई जो करिश्मा कर रही है, जिसको लेकर सारे देश में चर्चा है, तो ये बच्चों को ये भी पढ़ाना चाहिए। और आगे किस दिशा में बढ़ेगी इसकी भी चिंता होनी चाहिए। तो वो तो एक भविष्य की बात है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस नैतिक स्तर की हम बात करते हैं या करते रहे हैं, उस नैतिक स्तर पर पहुंचकर हमको पत्रकारिता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर एक विचार किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि स्वाधीनता वाले सारे अखबार बंद हो गए, सारे जो नए अखबार निकले हैं उसमें सब मालिक संपादक हैं। जहाँ कहीं मालिक संपादक नहीं भी हैं वहाँ किसी को टेक्निकल बना देते हैं, लेकिन बाकी सारा काम मालिक ही देखता है पूरे तौर से। तो माखनलाल जी के आज जन्म दिवस पर बहुत लंबी चर्चा न करके मैंने आपको केवल उदाहरण दिया कि उस दौर का जो माखनलाल जी की पत्रकारिता का दौर था, उस दौर के लोग कैसे थे। तो हम माखनलाल जी का नाम लेकर, उनके फोटो लगाकर, उनकी प्रतिमा लगाकर उनको एक आदर्श बना करके तो रख सकते हैं, लेकिन उनके स्तर की, उनकी नैतिकता को लेकर के कैसे आगे चला जाए, इस पर एक गहन विचार, गहन विमर्श सब लोगों में होना चाहिए। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लोगों में भी और अखबार निकालने वालों में भी, दोनों के बीच में। अभी तो पत्रकारिता पढ़ाने वाले और अखबारों में काम करने वाले लोगों के बीच में ही कोई तारतम्य नहीं बन पा रहा है। सब मिल बैठ करके एक स्तर पर बात करें तो फिर आगे इस दिशा में कुछ पहल की जा सकती है। बहरहाल आपने मुझे बुलाया, सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं बात